जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों अगर आप यूपी पैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। इस वीडियो के अंदर से आपकी परीक्षा में आपको 4 से 6 सवाल हूबहू छपे हुए मिलने वाले हैं। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए सबसे पहले सवाल की ओर हम बात करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, लोअर कप का संबंध किस खेल से है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा। लोअर कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, टेनिस से है, शतरंज से है, गोल्फ से है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, खेल विशेषांक को लेकर। दोस्तों आपको बता दें, लोअर कप इसका संबंध किससे है तो आपको नोट करके रखना है, ये टेनिस से संबंधित होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों शतरंज से संबंधित 2-3 दोस्तों कप हैं, उसको आप याद में रखिएगा। एक होता है दोस्तों नायडू कप। कौन सा? नायडू कप। ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों खेतान, ये खेतान कप, ये दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये भी दोस्तों शतरंज से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण कप हैं। दोस्तों गोल्फ, राइडर कप, राइडर कप इसका संबंध किससे? गोल्फ से है। दोस्तों कई बार दोस्तों सवाल आता है कि राइडर कप का संबंध है, तो बच्चे इसका जवाब हॉर्स राइडिंग मार देते हैं और उनका जवाब गलत हो जाता है। आप ध्यान में रखिएगा, गोल्फ का संबंध किससे है? राइडर कप से है। फुटबॉल, दोस्तों फुटबॉल का एक होता है डूरंड कप। इसके अलावा दोस्तों फुटबॉल का कौन कौन से महत्वपूर्ण कप होते हैं, इसका जवाब आप कमेंट कर कर बताएंगे। कुछ सवालों के जवाब आप कमेंट कर कर बताइएगा, जिससे कि आपको वो सारे सवाल याद हो जाएं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? करंट अफेयर का बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है, बिल्कुल परीक्षा में आने वाला सवाल है दोस्तों। ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है, केरल में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है या सूरत में हुआ है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, ग्राफीन नवाचार केंद्र ये कहाँ पर स्थापित हुआ है तो इसका सही जवाब होगा केरल। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों केरल के ही अंदर के फोन प्रोजेक्ट ये भी शुरू हुआ है और ग्राफीन नवाचार ये भी शुरू हुआ है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य संग्रहालय, खाद्य डिजिटल खाद्य संग्रहालय ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है, तमिलनाडु के तंजावुर में। ग्रुप डी की परीक्षा में सवाल पूछा गया सवाल है ये दोस्तों। ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? केरल के अंदर। और दोस्तों डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? तमिलनाडु के कहाँ पर? तंजावुर नामक स्थान पर ये स्थापित हुआ है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको लिखवाया गया है। दोस्तों सूरत में क्या हुआ है? तो दोस्तों आपको याद में रखना है, स्टील रोड बनाई जा रही। कौन सी दोस्तों? स्टील रोड। कचरे से स्टील रोड कहाँ पर बनाई जा रही है? सूरत में। और कितने लाइन की है? 6 लाइन की है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आप सभी के लिए एक सवाल है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों कि 22 मंजिले का भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी टावर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट कर कर बताएंगे। ये सवाल मैंने अपनी पिछली वीडियो में 2 से 3 बार लिया है। इसका जवाब आप कमेंट कर कर बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। आपके लिए 4 ऑप्शन आपकी परीक्षा में नंबर देके जाएंगे। पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? मांडला है, बुरहानपुर है, इंदौर है या किन्नौर है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों चारों ऑप्शन अति महत्वपूर्ण है, मैं चारों के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। भाई बहनों आपको बता दें, पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है तो आपको नोट करके रखना है, मांडला बन चुका है। और मांडला दोस्तों किसका जिला? ये मध्य प्रदेश का जिला है। किसका दोस्तों? मध्य प्रदेश का। अब दोस्तों बात करते हैं बुरहानपुर। पहला दोस्तों हर घर जल वाला, पहला हर घर जल, पहला हर घर जल वाला जिला कौन सा बन चुका है दोस्तों? बुरहानपुर। ये कहाँ है? ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही स्थित है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पहला हर घर जल वाला जिला कौन सा है तो आपको जवाब देना है बुरहानपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला दोस्तों यूटी कौन सा है तो अंडमान निकोबार, ये दोस्तों पहली यूटी है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला शहर कौन सा है तो हर घर जल वाला गोवा पहला शहर है। ये तीनों आंकड़े आप याद में रखिएगा, आपसे यहाँ से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों इंदौर में क्या हुआ है तो आपको नोट करके रखना है, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। इसको दोस्तों 6ठी बार ये अवार्ड दिया गया है, अभी सॉरी दोस्तों 7वीं बार। इंदौर को 7
7वीं बार ये अवार्ड दिया गया है सबसे स्वच्छ शहर होने का, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। किन्नौर, दोस्तों किन्नौर क्या है तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये दोस्तों फर्स्ट जिला है जिसने फुल वैक्सीनेशन किया था। फुल वैक्सीनेशन यानी दोस्तों पूर्ण टीकाकरण के मामले में दोस्तों कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? किन्नौर। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल है 2022 का इसरो का पहला मिशन कौन सा था? अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल। चाहे आप UPSSC पैड का एग्जाम दे रहे हो या उसके अलावा कोई सी भी आप एक दिवसीय परीक्षा देने वाले हुए हैं और वहाँ पर जीके करंट साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलने वाला है। बस दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को नोट करते चलिएगा वन लाइनर नोट्स के रूप में। हमारा सवाल है 2022 का इसरो का पहला मिशन कौन सा है? EOS-02 है, EOS-04 है, PSLV-C53 है, PSLV-C25 है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा भाइयों बहनों। आपको बता दें 2022 का इसरो का जो पहला मिशन था वो कौन था? EOS-04 यानी कि दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। और दोस्तों इसको किसके द्वारा भेजा गया था आपको ये भी पता होना चाहिए, PSLV-C52 इसके द्वारा इसको भेजा गया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों कब भेजा गया था? 14 फरवरी को भेजा गया था, ये 14 फरवरी को भेजा गया था। ये भी आपको नोट करके रखना है, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि दोस्तों ये 2022 का पहला है तो ये दोस्तों इसीलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। किसके द्वारा भेजा गया? इसरो के द्वारा भेजा गया है। और कौन सा है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 किससे भेजा गया? PSLV-C52 के द्वारा भेजा गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। PSLV-C53 दोस्तों इसके द्वारा सिंगापुर है, इसके दोस्तों 3 सैटेलाइट को भेजा गया है। किसके दोस्तों? इसके द्वारा 3 सैटेलाइट को भेजा गया है PSLV-C53 के द्वारा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कौन से देश के भेजा गया? सिंगापुर के द्वारा भेजा गया है। दोस्तों PSLV-C25 मंगलयान, दोस्तों ये किससे संबंधित है? मंगल मिशन से संबंधित है, ये मंगल मिशन से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। PSLV-C25 है। अब दोस्तों बात करते हैं EOS-02, अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा। ये दोस्तों किससे? SSLV, ये दोस्तों SSLV के द्वारा भेजा गया है। और दोस्तों इसको आपको बता दें ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 और ये दोस्तों कहाँ से भेजा गया है तो आपको ये भी नोट करके रखना है SSLV-2। और दोस्तों इसके अलावा ये आज़ादी सेट, जी हाँ दोस्तों आज़ादी सेट को भेजा गया है जो दोस्तों विफल हो गया था, लेकिन दोस्तों इसका जो परीक्षण था वो विफल हो गया, लेकिन आपको याद में रखना है, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा, सारे प्रश्नों को नोट करते चलिएगा, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। मणिपुर में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। 4 राज्य और दोस्तों ऐसे में 4 आपको नेशनल पार्क हो गया या दोस्तों कोई भी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मैं ऐसे बताने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे। दोस्तों माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले इसका जवाब आप बताइएगा। भाइयों बहनों आपको बता दें माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है तो आपको नोट करके रखना है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। दोस्तों कई बार दोस्तों इसका जवाब लोग क्या लगा देते हैं? मणिपुर, और उनका जवाब गलत हो जाता है, लेकिन नहीं दोस्तों, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है तो आपको नोट करके रखना अंडमान निकोबार में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शन को लेकर। मणिपुर, इसमें दोस्तों भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है दोस्तों। और इसका दोस्तों राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। इसका राष्ट्रीय पशु कौन सा है जल्दी से बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश, इसमें दोस्तों क्या है? पाक्के टाइगर रिजर्व, पाक्के और मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यही दोनों दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिक्किम, एकमात्र दोस्तों मिश्रित धरोहर कौन सी? कंचनजंगा, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि मणिपुर, इसमें दोस्तों इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है तो आपको याद में रखना है डांसिंग डियर,
ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव को लागू कब किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, या 29 अगस्त 1946 को, या 18 जुलाई 1947 को। ये दोस्तों जितनी डेट है सब की सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। आपसे दोस्तों यहाँ से 1 से 2 सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसीलिए दोस्तों जीके का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न लिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव को लागू कब किया गया था, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें उद्देश्य प्रस्ताव को कब लागू किया गया था, तो आपको नोट करके रखना है जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। उद्देश्य प्रस्ताव आया कब था, पारित कब हुआ था, ये देखिए दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था, और उसको लागू कब किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को। अब दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। 29 अगस्त 1946 दोस्तों इसको क्या हुआ, जल्दी से बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों डेट है ये, जल्दी से बताइएगा। 18 जुलाई 1947 इसको क्या होता है, स्वतंत्रता अधिनियम आया था, इसे स्वतंत्रता अधिनियम आया था, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यह भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बता दें 24 जनवरी 1950 इसको दोस्तों क्या हुआ था, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है इसको अपनाया गया था, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने आपसे पूछा है कि दोस्तों ये 29 अगस्त 1946 को क्या हुआ था, इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे, अति महत्वपूर्ण तारीख है ये दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को सीख लिया होगा। उद्देश्य प्रस्ताव को लागू कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 है। उद्देश्य प्रस्ताव आया कब था, 13 दिसंबर 1946 है। और 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, स्वतंत्रता अधिनियम आया था। मैंने आपसे पूछा है कि 29 अगस्त 1946 को क्या हुआ, इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। और 24 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या हुआ था कि हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। दोस्तों ध्वज संहिता इसका संबंध किससे है, तो आपको नोट करके रखना है 2002 से। दोस्तों 2002 का दोस्तों संबंध किससे, ध्वज संहिता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था, यह भी जवाब आप कमेंट करके बताएंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आप 2 सवाल बताने वाले हैं, कौन कौन से, एक तो दोस्तों 29 अगस्त का बताएंगे आप, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया आप ये बताने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है, 16 अक्टूबर 1945 को हुई है, 15 अगस्त 1969 को हुई है, 1 जनवरी 1958 को हुई है, 1 जनवरी 1995 को हुई है। चारों डेट आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा। फूड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल। भाई बहनों आपको बता दें फूड ऑर्गेनाइजेशन का इसका दोस्तों स्थापना कब हुई है, तो आपको नोट करके रखना है 16 अक्टूबर 1945। आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब होगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। 15 अगस्त 1969 इसका दोस्तों इसरो ISRO इसरो की स्थापना हुई है कब दोस्तों, 15 अगस्त 1969। 1 जनवरी 1958 DRDO की स्थापना हुई है। और दोस्तों 1 जनवरी 1995 WTO विश्व व्यापार संगठन, दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है, तो आपको नोट करके रखना है 1 जनवरी 1995 को। दोस्तों इसरो के हेड कौन है, सोमनाथ जी हैं, कौन, सोमनाथ जी इसके वर्तमान में हेड हैं। और इसके दोस्तों कौन है, DRDO समीर कामत जी दोस्तों इसके हेड बने हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि 1 जनवरी 1995 WTO की स्थापना हुई है, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, नागोजी ओंकाजा इवेला। और दोस्तों ये कहाँ की रहने वाली है, नाइजीरिया की रहने वाली है, आपको ये भी याद रखना है। आपसे दोस्तों कोई सा भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों, कोई कन्फर्म नहीं है, जो सवाल मैं लेके आया हूँ यही आपकी परीक्षा में पूछे जाएँ। इसीलिए दोस्तों मैं आपको चारों ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन रखता हूँ कि एक सवाल से आपको 4 सवाल बताए जा सकें। अगर दोस्तों आपको सवाल पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए सबसे अगले सवाल की ओर बात करते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी, आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, मैं चारों के बारे में आपकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। हमारा सवाल है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है, जल्दी से बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें आत्मीय सभा इसकी स्थापना किसने की है, तो राजा राम मोहन राय ने की है। दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की है, कौन सी दोस्तों,
ब्रह्म समाज की दोस्तों स्थापना किसने की? राजा राम मोहन ने की है और 1928 में की। ये भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की है। कब की थी दोस्तों? 1997। ये दोस्तों डेट जो मैं लिख रहा हूँ आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगी ये डेटें। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की है, आर्य समाज की स्थापना की है इन्होंने। और दोस्तों कब हुई थी? 1975 को। ये भी आप नोट करके रखिएगा। आत्मारंग पांडुरंग दोस्तों प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना की है किसने दोस्तों? आत्मारंग पांडुरंग ने। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को हूबहू नोट किया होगा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? तो आपको नोट करके रखना है, राजा राम मोहन राय ने की है। इन्होंने ही दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की है। कब की थी? 1928 को की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की है। दोस्तों वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। और दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1975 को हुई है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई है, कब हुई थी? 1997 में हुई है। आत्मारंग पांडुरंग किससे संबंधित है दोस्तों? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? आत्मारंग पांडुरंग ने की है। इसको आप नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। ग्रुप डी की परीक्षा में ये सवाल 2 से 3 बार पूछा गया है, तो आपकी परीक्षा के लिए ये सवाल अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जल्दी से बताइएगा, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है, ये गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी दोस्तों कहाँ पर किया गया है? जामनगर, जामनगर गुजरात में किया गया है WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ दोस्तों? पैरा बैडमिंटन अकादमी, पैरा बैडमिंटन अकादमी दोस्तों स्थापना हुई है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दोस्तों हुआ क्या हुआ? ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये दोनों के दोनों कहाँ पे हुए? उत्तर प्रदेश में हुआ है। बिहार में दोस्तों डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है, ये भी आपको नोट करके रखना है। अब दोस्तों डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में हुई है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों सवाल मैंने कल की वीडियो में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों कल की वीडियो मैंने स्पोर्ट्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो दोस्तों आपको प्ले लिस्ट में बन जाएगी। आप दोस्तों इस वीडियो को देखकर जाएगा, आपको 2 से 3 नंबर श्योरिटी देता हूं छपे हुए मिलेंगे आपकी परीक्षा के अंदर। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये ग्रुप डी की परीक्षा में भी 2 से 3 बार पूछा गया सवाल है। स्वास्थ्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? दोस्तों जैसे ही बच्चे देखते हैं सेहत पहल, तुरंत लगा देते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, और आपका जवाब गलत हो जाता है। दोस्तों सेहत पहल का संबंध किससे है? तो आपको नोट करके रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, रक्षा मंत्रालय। यानी कि दोस्तों आपको बता दें, जो रक्षा कर्मी हैं उनके परिवार लोगों को जो स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, इसका दोस्तों उद्देश्य है किसका दोस्तों? सेहत पहल का। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और हमारे दोस्तों रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। और दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। जिनके मन में सुख होता है वो हमेशा सुखी रहते हैं, तो दोस्तों कौन है? मनसुख मंडाविया। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपकी परीक्षा में ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, इंद्राणी मेडिसिन सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ है? यानी कि दोस्तों इंद्राणी मेडिसिटी सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ है? गुजरात, पुणे, इंदौर, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हूँ दोस्तों सारे के सारे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, बने रहें वीडियो के साथ अंत तक। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए दोस्तों अपने सवाल की तरफ चलते हैं। इंद्राणी मेडिसिटी सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ? जल्दी से बताइएगा, आपका सही जवाब क्या होगा?
दोस्तों आपको बता दें इंद्राणी मेडिसिन सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है ये पुणे में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? गुजरात, ये भी आपको नोट करके रखना है। सॉरी दोस्तों, इंदौर, ये भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों सीएनजी पावर प्लांट दोस्तों कहाँ पर लगाया गया? इंदौर में लगाया गया, मध्य प्रदेश में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों हाइड्रोजन गैस से बायोमास से हाइड्रोजन गैस, बायोमास से हाइड्रोजन गैस, दोस्तों इसका दोस्तों जो प्लांट लगाया गया वो कहाँ पर लगाया गया है? खांडवा मध्य प्रदेश। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। इंद्राणी मेडिसिन सेंटर कहाँ पर स्थापित है? पुणे में। दोस्तों यहीं पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है, जिन्होंने दोस्तों कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाई है। और दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके दोस्तों जो चेयरमैन कौन बने हैं? आधार पुणेवाला बने हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये इंद्राणी कहाँ पर स्थित? इंदौर में स्थित है। इंदौर में दोस्तों क्या स्थित है? सीएनजी यानी कि दोस्तों नेचुरल गैस से दोस्तों क्या बनाया जाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाई जाएगी। तो इसको आप नोट करके रखिएगा। और बायोमास से हाइड्रोजन कहाँ पर बनाई जाएगी? खांडवा मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस वर्ष से है? हिस्ट्री का एक बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न, जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। ऑपरेशन जीरो आवर है 1942, 1920, 1929, 1931, तीनों डेटें, सॉरी दोस्तों चारों डेटें आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें ऑपरेशन जीरो आवर इसका संबंध किस वर्ष से है, तो आपको नोट करके रखना है वर्ष 1942, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। इसका दोस्तों संबंध किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से है। और दोस्तों कब हुआ था? 9 अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। इसको आप नोट करके रखिएगा। 1920 में दोस्तों क्या हुआ? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और दोस्तों वर्ष 1929 लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। 1931 में दोस्तों क्या होता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? वर्ष 1942 है, 9 अगस्त 1942, पूरी डेट आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों 1920 किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है। वर्ष 1929 किससे संबंधित है? लाहौर अधिवेशन है। दोस्तों इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वर्ष 1931 दोस्तों किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता से संबंधित है। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल, जल्दी से बताइएगा, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन दोस्तों तीनों को फांसी कब दी गई थी? पूरी डेट आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अति महत्वपूर्ण डेट है, आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ बिस्धारी है, गुरु घासीदास है, मुकुंदरा हिल्स है या केवला देव है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। ग्रुप डी की परीक्षा में यह पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना, गुरु घासीदास। और ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित? छत्तीसगढ़ में स्थित है, गुरु घासीदास है। और दोस्तों 52वां कौन सा? रामगढ़ बिस्दारी, 52वां है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये बूंदी राजस्थान में स्थित है, बूंदी राजस्थान में स्थित 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिस्दारी। मुकुंदरा हिल्स और केवला देव दोस्तों ये भी राजस्थान में ही स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे अगर केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाता है तब भी दोस्तों आपका वही जवाब होगा। इन दोनों को आप याद करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास है। भारत का 52वां कौन सा है? रामगढ़ बिस्धारी, और दोस्तों बूंदी राजस्थान में स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, गुजरात में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है? दोस्तों ये ऐसा सवाल है, बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है, अभी भी एक भी परीक्षा में ये सवाल पूछा नहीं गया है। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में ये सवाल सीधा सीधा आपको नंबर दिला सकता है। जल्दी से बताइएगा, खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, गुजरात में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा।
भाई बहनों आपको बता दें खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है, ये गुजरात में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों बकीरा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है, बकीरा वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये 49वां और 50वां था, इसलिए दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों तेलंगाना में क्या स्थित है, 39 विश्व धरोहर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये तेलंगाना में स्थित है। और दोस्तों ये 39वीं कौन सी है, रमप्पा मंदिर ये कहाँ पर स्थित, तेलंगाना में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। और बकीरा कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तेलंगाना में क्या स्थित है, 39वीं रामसर साइड, सॉरी दोस्तों 39वीं विश्व धरोहर कहाँ पर शामिल है दोस्तों, ये रमप्पा मंदिर है। और दोस्तों 40वीं कौन सी है, धौलावीरा। 40वीं दोस्तों कौन सी है, आप ये भी याद रखिएगा, धौलावीरा। और ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, भारत के गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। विनय मोहन क्वात्रा, अजय भल्ला, दिनेश प्रसाद सकलानी या मनोज सोनी। चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र ऑप्शन है। चारों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जल्दी से बताइएगा। भारत के गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें भारत के नए गृह सचिव किसको नियुक्त किया गया है, तो अजय भल्ला जी को किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों भारत के विदेश सचिव कौन बने, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। और दोस्तों गृह सचिव कौन है, अजय भल्ला जी हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के नए दोस्तों निदेशक कौन बने हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी जी। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी इसके दोस्तों चेयरमैन कौन बने हैं, डॉक्टर मनोज सोनी साहब बने हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल, जल्दी से बताइएगा, जो हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी, किसको हरा कर ये हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों ये किस अनुच्छेद से संबंधित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए दोस्तों इसका अनुच्छेद मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद इसका दोस्तों 63 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब दोस्तों आप ये बताइएगा कि भारत के जो उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी, किसको हरा कर बने, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ईट राइट चैलेंज में देश का प्रथम राज्य कौन सा रहा है। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों, बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है और आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है। ईट राइट चैलेंज में देश में पहला स्थान किस राज्य का है, जल्दी से बताइएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें ईट राइट चैलेंज में पहले स्थान पे कौन रहा है, तो आपको नोट करके रखना है। पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश और दोस्तों सेकंड स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। पहले पे कौन है, मध्य प्रदेश, और दूसरे कौन है, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी दोस्तों कौन सा शहर है, इंदौर। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सा, वाराणसी। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं दोस्तों, सारे आंकड़ों को आप नोट करके रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि ईट राइट चैलेंज में देश का प्रथम स्थान किसका है, तो आपको नोट करके रखना है मध्य प्रदेश का है। दूसरा स्थान किसका, उत्तर प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश में भी किसका, इंदौर का। उत्तर प्रदेश में किसका, वाराणसी का। दोस्तों केरल में दोस्तों केफोन प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया है, और इसके अलावा दोस्तों अभी एक और बताया था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु में दोस्तों मैंने आपको डिजिटल खाद्य संग्रहालय बताया था, आपको वो भी नोट करके रखना है। आइए दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूँ। दोस्तों इसको ईट राइट चैलेंज इसको जारी कौन करता है, तो आपको नोट करके रखना है फसाई। कौन दोस्तों, FSSCI फसाई। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण संस्था है। और दोस्तों इसका अधिनियम कब का है, 2006 का अधिनियम है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर।
दोस्तों आईपीएल से सवाल हमारी परीक्षा में 100% छपेगा, जल्दी से बताइएगा। आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किसने जीता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। जोस बटलर ने जीता है, युजवेंद्र चहल ने जीता है, केएल राहुल ने जीता है, हार्दिक पांड्या ने जीता है। चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आईपीएल दोस्तों कौन से क्रम का था, तो आपको नोट करके रखना है, ये 15वें क्रम का था। कौन से दोस्तों? ये दोस्तों 15वें क्रम का था। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? यूएई में हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर भारत में कितनी टीमों ने खेला था? 10 टीमों ने भाग लिया था, भारत ने 10 टीम थी। और दोस्तों 2 नई टीम कौन सी तो आपको पता है? एक तो थी लखनऊ सुपर जायंट और राजस्थान रॉयल्स। नहीं दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस। कौन कौन सी थी? गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट, 2 टीमें थे नई। अब दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया कि आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किसने जीता है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके रखना है, युजवेंद्र चहल। ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों जोस बटलर, इन्होंने दोस्तों कौन सा जीता? ऑरेंज कैप, ORANGE, ऑरेंज कैप। ऑरेंज दोस्तों कैप किसने जीती, तो आपको नोट करके रखना है, जोस बटलर। और दोस्तों पर्पल कैप किसने जीती? युजवेंद्र चहल ने जीती है। आईपीएल कौन से क्रम का था? ये 15वें क्रम का था। कहाँ पर हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था। और दोस्तों इसका स्पॉन्सर कौन सा? टाटा, जिसका हमने नमक खाया, वो दोस्तों इसका टाइटल स्पॉन्सर था। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करना है सारे सवालों को। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ा नई टीमों को लेकर। गुजरात टाइटंस दोस्तों, इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। कौन दोस्तों? हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के थे। किसके दोस्तों? गुजरात टाइटंस के थे। अब केएल राहुल, ये दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट के दोस्तों कप्तान कौन थे? केएल राहुल। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। और आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब होगा, ये भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आप बताइएगा कि आईपीएल का विजेता कौन रहा था, इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। आईपीएल का विजेता कौन रहा था और इसका उप विजेता कौन रहा था, ये दोनों सवाल आप अच्छी तरह से जानते हैं, जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आईपीएल से संबंधित आपने सारे आंकड़ों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ। आईपीएल 2022 दोस्तों कौन से क्रम का था? 15वें क्रम का था। कहाँ पर हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था। इसके अंदर दोस्तों कौन कौन सी नई टीमें थी? लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के दोस्तों कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान कौन थे? केएल राहुल। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि पर्पल कैप किसने जीती? युजवेंद्र चहल। और दोस्तों जो ऑरेंज कैप किसने जीती थी? जोस बटलर। आप सबसे वैल्यूबल खिलाड़ी कौन सा था, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन सा था, तो आपको नोट करके रखना है, जोस बटलर। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करना, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। अब आपसे मैंने सवाल पूछा है कि आईपीएल 2022 इसका विजेता कौन टीम रही थी और इसका उप विजेता कौन टीम रही थी, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से गोली की तरह छाप दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पूजा जात्यान का संबंध किस खेल से है? अति महत्वपूर्ण नाम है, अति महत्वपूर्ण खेल है। शूटिंग से है, टेबल टेनिस से है, तीरंदाजी से है, तलवारबाजी से है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों खेलों से मैं आपको ऐसे ऐसे खिलाड़ी बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर दिलाएंगे। पूजा जात्यान का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, टेबल टेनिस से है, तीरंदाजी से है, तलवारबाजी से है। जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें पूजा जात्यान इनका संबंध किस खेल से है, तो आपको नोट करके रखना है, तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, तीरंदाजी से। दोस्तों तलवारबाजी से कौन है? भवानी देवी। भवानी देवी इनका संबंध दोस्तों किससे है? इनका संबंध है तलवारबाजी से। पूजा जात्यान का संबंध किससे? तीरंदाजी से। टेबल टेनिस अति महत्वपूर्ण दोस्तों, शरद कमल का दोस्तों संबंध किससे? टेबल टेनिस से। ये दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम के अंदर 3 गोल्ड जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? शरद कमल। इन्होंने सर्वाधिक पदक जीते हैं। शूटिंग एकमात्र नाम याद रखिएगा, अवनी लेखरा। अति महत्वपूर्ण नाम है ये दोस्तों, अवनी लेखरा। आपसे पूछा जा सकता है कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, तो आपको नोट करके रखना है, शूटिंग से संबंधित है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों एक नाम और है, मनीष नरवाल। ये भी दोस्तों शूटिंग से ही संबंधित है। इसको भी थोड़ा आप रिलेट करके याद करके रखिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से सारे सवालों को आपने नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। पुडुचेरी में हुई है, कोलकाता में हुई है, हैदराबाद में हुई है, विशाखापट्टनम में हुई है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ पर स्थापित हुई है, तो कोलकाता में हुई है। दोस्तों कोलकाता में भी कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर। नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों पुडुचेरी राष्ट्रीय युवा महोत्सव,
राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ है? पुडुचेरी में। इसको भी आप ध्यान में रखिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। दोस्तों हैदराबाद, यानी कि दोस्तों हैदराबाद में क्या हुआ है, तो आपको मैंने बताया था कि संत रामानुजाचार्य की मूर्ति बनी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर बनी है? हैदराबाद में बनी है। 216 फीट की मूर्ति है और किसकी है? संत रामानुजाचार्य की है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे यहाँ से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। 8 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना 8 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों 16 सितंबर को क्या हुआ था? ओजोन परत संरक्षण, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और दोस्तों इसको रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल दोस्तों कहाँ पर? से कनाडा में, 1987। ये डेट भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और दोस्तों कौन सा दोस्तों प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों आप बताएंगे कि विश्व दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नहीं दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे जल्दी से। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने साइंस के अति महत्वपूर्ण और लल्लन टॉप प्रश्नों की तरफ। ये थे दोस्तों जीके और करंट के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों आपको यहाँ से 100% आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल 100% छपे हुए मिलेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों साइंस के ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे। दोस्तों आपको बता दें यूपी पैट के अंदर बहुत ही नॉर्मल साइंस आती है, ज़्यादा डीप साइंस नहीं पूछी जाती है। तो दोस्तों आप चक्कर में मत पड़िएगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएं। आपको ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिलेक्शन लेना है, ज्ञान नहीं लेना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने साइंस के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों हमारा साइंस का पहला प्रश्न है, पायरिया रोग किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। पायरिया किसके द्वारा होता है? तो आपको नोट करके रखना है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों मैं आपको एक एक करके कवक, जीवाणु और विषाणु सारे के दोस्तों जितने रोग होते हैं सारी की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। मैंने दोस्तों अपनी यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। मैंने आपको सारी ट्रिकें बता रखी हैं कि कवक से कौन होता है, जीवाणु से कौन होता है, विषाणु से कौन होता है, प्रोटोजोआ से कौन होता है। दोस्तों इन सारों को आप पढ़ के जाएगा, आपको यहाँ से 100% एक सवाल मिलेगा। हमारा सवाल क्या है? पायरिया रोग दोस्तों किससे होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कवक, जो दाद खाज हो गया, दाद खाज, दमा, ये सब दोस्तों किससे होता है? ये सब दोस्तों कवक से होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों विषाणु से दोस्तों जितने, जैसे कि मान लीजिए रेबीज हो गया, ये सब दोस्तों किससे होते हैं? ये सब दोस्तों विषाणु से होने वाले रोग हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। शरीर का ताप नियंत्रण करने में कौन सहायक होता है? पीयूष ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस होती है, मेडुला ओब्लांगाटा होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। तीनों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, शरीर का ताप नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो आपको नोट करके करना, हाइपोथैलेमस। दोस्तों भूख हो गया, प्यास हो गया, प्यार हो गया, नफरत हो गया, गुस्सा हो गया, ये सब दोस्तों किसके कारण होता है? ये हाइपोथैलेमस के कारण होता है। इसको दोस्तों मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को दोस्तों क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर
मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। लेकिन दोस्तों मास्टर ग्लैंड किसको? हाइपोथैलेमस को। दोस्तों मेडुला ऑब्लांगाटा, जो आपको उल्टी वगैरह आती है, वोमिटिंग वगैरह आती है, इसको दोस्तों ये किसके कारण होता है? ये मेडुला ऑब्लांगाटा कारण होता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, जल्दी से बताइएगा, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, आमाशय में होता है, मुख गुहा में होता है, या दोस्तों पित्ताशय में होता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। ये सवाल दोस्तों मैंने अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में लिया है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण मैंने साइंस के सवाल लिए हैं वहाँ पर, जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर दिलाएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि किसी तत्व का पीएच मान 5.4 है तो वह होगा कैसा? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। आइए दोस्तों पीएच मान का दोस्तों करते हैं पोस्टमार्टम। आपको पीएच मान का पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि आखिरकार पीएच मान का क्या मतलब है, जल्दी से आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यदि किसी तत्व का पीएच मान 5.4 है, यानी कि दोस्तों ये देखिए, जैसे ये पैमाना हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये पैमाना है, यहाँ पर दोस्तों 7 है। 7 कैसा होता है? ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। अगर 7 से दोस्तों आगे जाओगे तो दोस्तों क्या होगा? ये क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। अगर दोस्तों 7 से कम जाओगे तो ये क्या होगा? अम्लीय। अब दोस्तों आपसे क्या पूछा गया? यदि किसी तत्व का पीएच मान 5.4 है, यानी कि दोस्तों 7 से कम है, तो कैसा होगा? ये अम्लीय होगा। आपसे ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों जैसे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। किसका होता है? 7.4। अब दोस्तों रक्त कैसा है? हल्का क्षारीय होता है। तो दोस्तों 7 से आगे जा रहा है तो क्षारीय होगा, यानी कि दोस्तों जिसका मान 7 से कम होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। और 7 से ज़्यादा मान जिसका होगा वो क्षारीय होगा। और जिसका पूरा का पूरा 7 होगा, जैसे कि जल का पीएच मान कितना होता है? पूरा 7 होता है। दोस्तों जल कैसा होता है? उदासीन होता है। इसके अलावा दोस्तों 5.4 किसका? ये अम्ल वर्षा का दोस्तों पीएच मान है। ये अम्ल वर्षा का पीएच मान दोस्तों अम्लीय होता है, आपको सबको पता है। दोस्तों पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन नाम वैज्ञानिक ने की थी पीएच पैमाने की खोज। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। दोस्तों सदिश राशि, अदिश राशि, बहुत ही बच्चे ज़बरदस्त तरीके से इसमें गलती करते हैं। आज के बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे, इसकी पूरी गारंटी देता हूं मैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। वेग नहीं है, बल नहीं है, संवेग नहीं, द्रव्यमान नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, सदिश राशि क्या होता है? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें दोस्तों दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो कैसी राशि कहलाती हैं? सदिश राशियाँ। और दोस्तों अदिश राशि कौन सी होती हैं? जिनमें दोस्तों अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, परिमाण की आवश्यकता होती है, वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? ऐसी दोस्तों राशियाँ जिनमें दोस्तों ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सदिश राशि और अदिश राशि के उदाहरण को लेकर। दोस्तों निम्नलिखित में से सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, वेग, बल, संवेग और ये तीनों के तीनों दोस्तों ये सब सदिश राशि के उदाहरण हैं। लेकिन दोस्तों द्रव्यमान जो है दोस्तों अदिश राशि का उदाहरण है। अब दोस्तों आपको सदिश राशि कुछ मैं आपको दोस्तों शब्द बता दे रहा हूँ, वो आप ध्यान में रखिएगा, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ये देखिए, वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन। अब दोस्तों जैसे कि आपने इतना कर लिया, ठीक है दोस्तों, जैसे आपने इतने लिख लिया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, ये सब हो गया। अब दोस्तों आपसे पूछा था कि बल आघूर्ण कैसी राशि है। दोस्तों आपको पता है कि जहाँ पर बल लग गया है तो कैसा हो जाएगा? सदिश राशि। कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, आपसे कुछ भी लगा के पूछा जाए, अगर ये शब्द बाद में आ रहे हैं, वेग आ रहा है, बल आ रहा है, संवेग आ रहा है, त्वरण आ रहा है, विस्थापन आ रहा है, सीधे दोस्तों आप आंख बंद करके आप क्या मारेंगे? आप सदिश राशि मारेंगे। बाकी बचा दोस्तों क्या हो जाएगा? सबका सब अदिश हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा कॉन्सेप्ट और पूरी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपके सामने आता है कोणीय वेग, ठीक है दोस्तों, कोणीय, मान लिया अगर आपके सामने वेग नहीं आया, अब आपके सामने आ गया कोणीय वेग, आप क्या लगाएंगे? सदिश राशि लगाएंगे। आपके आ गया कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण। दोस्तों आपके सामने कोई भी ये, अगर आपके सामने कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उसके बाद में ये वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन ये लिखे हुए हैं, तो आप सीधा के सीधा सदिश राशि लगाएंगे, आपका जवाब कभी गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, वाहन की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन भरा सवाल है। अच्छे दोस्तों ये सवाल गलत कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आप कभी गलत नहीं करेंगे इस सवाल का जवाब। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें, वाहन की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगर यही दोस्तों आपसे पूछा जाता कि वाहन के साइड मिरर, वाहन का साइड मिरर, साइड मिरर जो दोस्तों वाहन का जो साइड मिरर होता है, जो दो साइड देखने वाला शीशा होता है, उसमें दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों हमसे क्या पूछा गया कि वाहन की हेडलाइट, उसमें दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अति महत्वपूर्ण है। समतल दर्पण दोस्तों जो फैशन करने का शीशा होता है, फैशन वाला शीशा, कहते हैं दोस्तों आप शुद्ध हिंदी में याद रखिएगा, जो दोस्तों फैशन करने का शीशा होता है, कैसे समतल दर्पण होता है। अब दोस्तों आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि अगर आपको समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दोस्तों समतल दर्पण की जो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो आपको नोट करके रखना है। अगर आपको दोस्तों समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपकी जो ऊंचाई है, आपकी ऊंचाई की आधी ऊंचाई उस समतल दर्पण की होनी चाहिए, तभी आप दोस्तों उसके अंदर अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये दोस्तों ऑप्शन बन के ऐसे सवाल आते हैं, याद रखिएगा आप। अब दोस्तों आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर आप वी वेग से समतल दर्पण की ओर भागते हुए चले जा रहे हैं, तो समतल दर्पण में दोस्तों जो आपका इमेज बनेगा वो किस वेग से आपकी तरफ भागता हुआ नजर आएगा? तो आपको नोट करके रखना 2v वेग से, यानी कि दुगनी रफ्तार से। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। ये दोस्तों मैंने आपको खाली जो बता रहा हूँ इसको आप कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा, और आप परीक्षा देने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको कितने ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप कभी भूलेंगे नहीं। वाहन की हेडलाइट में दोस्तों किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो आपको नोट करके रखना अवतल दर्पण का। अगर आपसे पूछा था कि साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होगा? उत्तल दर्पण का। दोस्तों आइए दोस्तों थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको और देता हूँ। दाढ़ी बनाने वाला शीशा दोस्तों, इसमें कौन सा उपयोग होगा? अवतल दर्पण का। अगर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो आपको नोट करके रखना है उत्तल लेंस का। दूर, आप दूर बोलेगा, दामे दो, जब आप दूर बोलेंगे तो ऊ का उच्चारण होगा, और उत्तल दर्पण में ऊ का उच्चारण होता है। तो उत्तल उत्तल, दूर उत्तल दर्पण, आप ऐसे याद रखिएगा। निकटदर्शी दोष में अवतल दर्पण का प्रयोग, सॉरी, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है, इसको आप नोट करके रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, कटा हुआ हीरा चमकता दिखाई देता है क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। भाई बहनों आपको बता दें, कटा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो आपको नोट करके रखना है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। दोस्तों इसके 2 से 3 उदाहरण आप याद रखिएगा। नंबर 1, कटा हुआ हीरा आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, या कटा हुआ दोस्तों कोई कांच आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। ये किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर यानी कि दोस्तों प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोस्तों रेगिस्तान में मृगमरीचिका का दिखाई देना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पर। दोस्तों चलती हुई कार में आप बाहर जब देखते हैं तो आपको रोड पर पानी पड़ा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। ये थे दोस्तों कुछ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आइए दोस्तों आपको अपवर्तन के कारण और बता देता हूं। दोस्तों तारों का टिमटिमाना कैसा उदाहरण है? अपवर्तन का कारण है। दोस्तों मुड़ी हुई पेंसिल पानी में पड़ी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, कैसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। पानी में मछली अपनी सतह से थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है, किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है। दोस्तों आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर कहीं पर आ जाए चमकना, यानी कि दोस्तों किसी चीज़ का चमकना आपको शो किया जाए, तो आप सीधा आंख बंद करके दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसका उदाहरण लगाएंगे। अगर दोस्तों कहीं पर ऐसा शो किया जाए, उठी हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, यानी कि दोस्तों ऐसी है नहीं, आपको दिखाई दे रही है, यानी कि दोस्तों आपको भ्रम हो रहा है, आपको दोस्तों धोखा हो रहा है। अगर दोस्तों आपको ऐसा कहीं भ्रम होता है, आपको धोखा होता है, तो वहाँ पर दोस्तों आप प्रकाश का अपवर्तन लगाएंगे। आप दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन, जहाँ पर दोस्तों रंग, आसमान का रंग नीला होता है, सूरज का रंग लाल होता है, जो भी आपसे पूछा है, जहाँ पर दोस्तों रंग की बात की जाए, वहाँ पर दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। दोस्तों आज के बाद आप यहाँ से अगर कोई सवाल आएगा कभी गलत नहीं करेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, दाएं आलन तथा दाएं नीले के बीच में क्या पाया जाता है? द्विबलनीय कपाट, त्रिबलनीय कपाट, महाधमनी, महाशिरा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों हृदय का जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझाया था, आज मैं फिर आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कभी आप दोस्तों सवाल गलत नहीं करेंगे, इसकी पूरी गारंटी ली जाती है।
दोस्तों दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में क्या पाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना है। यहाँ पर दोस्तों त्रिबलनीय कपाट पाया जाता है। आइए दोस्तों थोड़ी सी संरचना बनाकर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये जैसे हमारा दिल हो गया। ये दोस्तों दिल होता ऐसा नहीं है, लेकिन बना दिया है समझाने के लिए आपको। ये देखिएगा, ऐसे ये दिल है, ठीक है। ये इसके दोस्तों चार हैं। ये दोस्तों क्या है, दायां आलिंद, ये दायां आलिंद है। ये बायां आलिंद है, दायां आलिंद बायां आलिंद। ये क्या है दोस्तों, दायां निलय बायां निलय, ठीक है दोस्तों। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या पाया जाता है, त्रिबलनीय कपाट पाई जाती है। क्या, तो त्रिबलनीय, यहाँ पर द्विबलनीय कपाट पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कौन सी कपाट पाई जाती है, त्रिबलनीय कपाट पाई जाती है। वही आपसे सवाल पूछा गया है कि दाएं आलिंद दाएं निलय के बीच में कौन सी कपाट पाई जाती है, त्रिबलनीय कपाट। अगर आपसे पूछा जाए कि बाएं निलय और बाएं आलिंद के बीच में दोस्तों कौन सी कपाट पाई, द्विबलनीय कपाट पाई जाती है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो अशुद्ध रक्त है, जो अशुद्ध रक्त, यहाँ से देखो, ये कौन सा, दाएं निलय से। दाएं निलय से दोस्तों इस नली के द्वारा यहाँ पर दोस्तों ब्लड पहुँचता है फेफड़ों में। फेफड़ों में ब्लड पहुँचता है किस नली के द्वारा, फुसफुस धमनी। ये दोस्तों फुसफुस धमनी है। फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त होता है, कहाँ पर जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों दोस्तों क्या करते हैं, वायुमंडल को, जो रक्त होता है रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों बाहर छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को रक्त में मिला देते हैं। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये नली के द्वारा ये पुनः प्रवेश कर जाता है, कहाँ पर दोस्तों, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में प्रवेश कर जाता है। और ये नली कौन सी होती है दोस्तों, फुसफुस सिरा होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि फुसफुस सिरा में कैसा रक्त बहता है, तो आप कहेंगे शुद्ध रक्त बहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फुसफुस धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो आप कहेंगे अशुद्ध रक्त बहता है। इन सारे कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे सवाल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, पक्षियों में हृदय कितने कक्ष का होता है। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। पक्षियों में जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, कितने कक्षीय होता है, कितने कक्षीय, 4 कक्षीय, 3 कक्षीय, 2 कक्षीय, 1 कक्षीय। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें पक्षियों में जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है, तो आपको नोट करके रखना है 2 कक्षीय। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों 4 कक्षीय किसके अंदर होता है, तो आपको नोट करके रखना है, ये होता है अपने मनुष्य के अंदर। किसमें, मनुष्य के अंदर। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये आपकी परीक्षा के लिए। सॉरी दोस्तों, ये पक्षियों में दोस्तों कितने कक्षीय होता है, तो आपको नोट करके रखना 3 कक्षीय। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। 2 कक्षियों को दोस्तों किसमें, मछली में होता है। मछली में दोस्तों 2 कक्षीय होता है। और दोस्तों जो पक्षी में कौन सा होता है, 3 कक्षीय होता है। यहाँ पर थोड़ा तो कन्फ्यूजन हो गया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पक्षियों में हृदय कितने कक्षीय होता है, 3 कक्षीय होता है। और मछलियों में 2 कक्षीय होता है। और मनुष्य में 4 कक्षीय होता है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, पर्णहरिम के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है। ग्रुप डी की परीक्षा में ये सवाल इतनी बार पूछा गया है कि बच्चों को दोस्तों इसका सवाल रट चुका है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें, पौधों में जो जल है उसका संवहन किसके द्वारा होता है, तो आपको नोट करके रखना है जाइलम। जा से जल, जाय से जाइलम। दोस्तों जल और खनिज लवण, दोस्तों इसका संवहन किसके द्वारा होता है, तो आपको नोट करके रखना है जाइलम के द्वारा। दोस्तों फ्लोएम, पौधों में दोस्तों भोज्य पदार्थ, जो दोस्तों भोज्य पदार्थ होते हैं, इसका संवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। और दोस्तों किस रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है। ये भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में फ्लोएम के द्वारा दोस्तों जो भोज्य पदार्थों का संरक्षण होता है, उनका संवहन होता है, किस रूप में होता है, आपको ऑप्शन दे देंगे, वसा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में। तो आपको नोट करके रखना है प्रोटीन के रूप में। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होगा, जाइलम। जा से जाइलम, जा से जल। और जल पूछिए या खनिज लवण पूछिए, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, जाइलम। अगर आपसे पूछा जा सकता है
कि पौधों में भोज्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होगा, तो आपको नोट करके रखना फ्लोएम के द्वारा होगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अंतिम और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है, गोल्डस्टीन है, जे थॉमसन है, एंडरसन है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें प्रोटॉन के जो खोज करता है गोल्डस्टीन है। आपका ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपके मन में कन्फ्यूज़न होगी, आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ये दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बचपन में ही याद किया होगा, मैंने भी इसी से याद किया था। ई से दोस्तों इलेक्ट्रॉन और टा से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की थी, तो आपको पता लग गया होगा जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। पासे दोस्तों प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन लिखा है, रदरफोर्ड भी है, गोल्डस्टीन भी है। बस मैं आपको यही समझाना चाहता था। अगर दोस्तों आपको रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों मिल जाए तो आपका दोस्तों जवाब सही होगा गोल्डस्टीन। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। अगर दोस्तों गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो आपका जवाब क्या होगा? रदरफोर्ड होगा। लेकिन दोस्तों गोल्डस्टीन ऑप्शन में मौजूद है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोल्डस्टीन। ये दोस्तों 100% इसको ही वरीयता दी जाएगी पहले नंबर पर। आपको मैं यही समझाने के लिए मैंने ये दोनों ऑप्शन में रखे थे। अब दोस्तों नाच से दोस्तों क्या होगा? न्यूट्रॉन। चा से चैडविक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब दोस्तों बात करते हैं एंडरसन। दोस्तों इनने किसकी खोज की थी? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल। अति महत्वपूर्ण दोस्तों सवाल है। पॉजिट्रॉन दोस्तों किसका प्रतिकरण है? जल्दी से बताएगा। इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है, या क्या होगा आपका सही जवाब? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन है। अगर आपका दोस्तों गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे? रदरफोर्ड लगाएंगे। दोस्तों जे थॉमसन किसके हैं? इलेक्ट्रॉन के हैं। एंडरसन किसके हैं? पॉजिट्रॉन के हैं। और पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। रदरफोर्ड। दोस्तों रदरफोर्ड आपका ऑप्शन नहीं होगा। और दोस्तों जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा और आज के सारे प्रश्न आपके लिए दोस्तों कुछ अच्छी सीख देखे गए होंगे। आपने यहाँ से कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखें।